कार्ल मार्क्स अपने आप में खुद एक सिद्धांत हैं, खुद एक विचार हैं और उनका सिद्धांत अन्य सभी अर्थशास्त्रियों से अलग रहा है। तो आज यहाँ पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम लोग कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए समृद्धि सिद्धांत को देखेंगे। क्या क्या उन्होंने बातें बताई, किस तरह से उनके थ्योरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो सारी बातें आपको इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगी। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, कार्ल मार्क्स एक प्रख्यात विचारक थे, चिंतक थे। उन्होंने न केवल अर्थशास्त्र बल्कि राजनैतिक, सामाजिक, दार्शनिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने बात किया समाजवाद की। ठीक है, तो उन्होंने एक अलग तरह की विचारधारा को लेकर के आया और उन्होंने पूंजीवाद का प्रबल विरोध किया। मार्क्स जो है इतिहास के उन यशस्वी व्यक्तियों में से हैं जिनके बारे में इतना अधिक लिखा जा चुका कि शायद मार्क्स ने उतना अपने आर्थिक विचारों के रूप में भी न लिखा होगा। यानी इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है लिखी जा चुकी हैं, जितना कि इन्होंने खुद अपने आर्थिक विचारों में इतना नहीं लिखा होगा। उसके बाद इनके बारे में एक सेंटेंस है, काफ़ी लोकप्रिय है, कि उन्हें पूंजीवाद का यमराज, साम्यवाद का प्रमुख संत और करोड़ों श्रमिकों का मसीहा कहा गया है। तो आप सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने गरीबों की बात किया था, मजदूरों की बात किया था, उनके हित की बात किया था। और मार्क्स की इस अपार लोकप्रियता का जो कारण है वो है उनके द्वारा पूंजीवाद के अनिवार्य विनाश की वो भविष्यवाणी थी जिसके आधार पर मार्क्स ने करोड़ों शोषित इंसानों के लिए एक नए युग का निर्माण करना चाहा। मार्क्स बात करते थे उन मजदूरों की जिनका शोषण हो रहा है और उनको जो है वो एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने की बात करते थे। अपने सिद्धांत में उन्होंने कोशिश किया कि किस तरह से पूंजीवाद को नष्ट किया जाए और समाजवाद की अवधारणा लाई जाए। ठीक है, तो मार्क्स का जो पूरा का पूरा विश्लेषण था वो प्रमुख रूप से इस बात को स्पष्ट करने पर केंद्रित है कि आर्थिक प्रगति संपूर्ण समाज के ढांचे में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। उसके बाद मार्क्स का विश्वास ये था कि पूंजीवाद का जो विनाश होगा, पूंजीवाद का विनाश आर्थिक कारणों से न होकर के सामाजिक कारणों से होगा और विघटन की ये प्रक्रिया उस समय शुरू हो जाती है जब पूंजीवाद अपने विकास की पराकाष्ठा पर होता है। इन्होंने बताया कि ये तब होगा, बताया था कि ये तब होगा जब पूंजीवाद अपने विकास की पराकाष्ठा पे होगा। यानी पूंजीवाद की जो स्थिति होगी वो जब अपने चरमोत्कर्ष पे होगी, फिर यहीं से फिर आगे चलकर पूंजीवाद का पतन होगा और पूंजीवाद के पतन के फलस्वरूप फिर क्या होगा, समाजवाद की एक नई अवधारणा आएगी। मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में विकास के ऐतिहासिक चरणों की बात की। उन्होंने विकास, किसी भी देश के विकास की अवस्थाओं के बारे में 5 अवस्थाएं बताई कि कोई भी देश इन 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया आदिम सामुदायिक प्रणाली। यानी कि उस कोई भी देश हो, सबसे पहले वो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता था, जिसे आदिम सामुदायिक प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने रखा। फिर थोड़ा सा ग्रोथ होता है, उसी समाज से कुछ लोग नेतृत्व करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे फिर जो है गरीबों का शोषण होगा। तो इस तरह से फिर दास प्रणाली इन्होंने बताया। पहले तो आदिम सामुदायिक प्रणाली है, उसके बाद दास प्रणाली है। उसके बाद इन्होंने अगला प्रणाली बताया सामंतवादी प्रणाली। ठीक है, और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि पूंजीवादी प्रणाली आएगी और पूंजीवादी प्रणाली के बाद फिर उन्होंने बताया कि समाजवादी प्रणाली आएगी और जब समाजवादी प्रणाली अपने चरमोत्कर्ष पे होगी तो यही साम्यवादी प्रणाली हो जाएगी। और ये जो ऑर्डर है आपका 1 से लेकर के 5 तक, यहाँ से आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे ऑर्डर दिए हुए थे, आपको इसमें अरेंज करना था। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आदिम सामुदायिक प्रणाली, उसके बाद दास प्रणाली, फिर सामंतवादी प्रणाली और फिर पूंजीवादी और लास्ट में फिर समाजवादी या साम्यवादी प्रणाली। ये सारे के सारे ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा टॉपिक है, इनके सिद्धांत से जरूर पूरी उम्मीद रहती है कि 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। तो ये मान के चलिएगा कि अगर लास्ट एग्जाम में मार्क्स से क्वेश्चन नहीं पूछे गए होंगे तो इस बार कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है। तो मार्क्स के सिद्धांत की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं आप सभी इनको ध्यान से पढ़िएगा।
मार्क्स ने ही बताया था कि समाजवाद की पराकाष्ठा साम्यवाद है, यानी जब समाजवाद अपने चरमोत्कर्ष पे होगा तो यह कंडीशन कही जाएगी साम्यवाद। और मार्क्स का समृद्धि का सिद्धांत जो है ये उनकी पुस्तक दास कैपिटल, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। तो इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने समृद्धि सिद्धांत की चर्चा किया और इसमें जो है इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स का समृद्धि सिद्धांत इनकी पुस्तक दास कैपिटल के वैज्ञानिक समाजवाद व इनकी व्याख्याओं के विश्लेषण पर आधारित है। मार्क्स ने आर्थिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रसंगों में योगदान दिया। आर्थिक विकास में इन्होंने 3 प्रकार से योगदान दिया और चलिए एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन से योगदान है। इसमें पहला है इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रदान करने के विस्तृत प्रसंग में इन्होंने इतिहास की एक आर्थिक तरीके से व्याख्या किया। उसके बाद दूसरा है पूंजीवादी विकास की प्रेरक शक्तियों को विशिष्टता प्रदान करने के संकुचित प्रसंग में, ठीक है। अगले में क्या है कि पूंजीवाद का जो भी विकास हुआ तो उसकी प्रेरक शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो उसकी विशिष्टता या उनको विशिष्टता प्रदान करने के संकुचित प्रसंग में इनका योगदान है। नेक्स्ट है योजनाबद्ध आर्थिक विकास का वैकल्पिक मार्ग सुझाने के प्रसंग में, ठीक है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास कैसे होगा तो उसका एक अल्टरनेटिव प्रोसेस, अल्टरनेटिव मार्ग बताने के बारे में भी इन्होंने जो है योगदान दिया। इनके सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, आधार क्या हैं, इसको भी चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें जैसे कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अब इस व्याख्या के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने बताया कि समस्त ऐतिहासिक घटनाएं समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तथा समूहों के बीच लगातार आर्थिक संघर्षों का परिणाम होती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं ये समाज के भिन्न भिन्न वर्ग जो हैं और समूह जो हैं उन सब के बीच एक लगातार जो आर्थिक संघर्ष हुआ है तो उनका एक परिणाम है, ठीक है। तो मार्क्स के सभी विश्लेषणों की रनिंग थीम यानी एक सारगर्भित थीम या सारगर्भित आधार यही है कि सभी के सभी बातें जो है आर्थिक संघर्षों का परिणाम है। सारी व्याख्याएं भौतिक शक्तियों पर आधारित हैं और एक व्यवस्था दूसरी का विरोध करती है। कोई भी व्यवस्था स्वयं कालांतर में ऐसी व्यवस्था को जन्म देती है जो कि उसका विरोध करती है। तो विरोध के द्वारा मार्क्सियन एनालिसिस जो है आगे बढ़ता है। उसके बाद इन व्यवस्थाओं व कार्यप्रणाली में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार मजदूरी जो है जीवन निर्वाह के स्तर पे स्थिर बनी रहती है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक ढांचे के लिए मुख्य रूप से 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। उसमें पहला इन्होंने बताया था मोड ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा बताया था रिलेशनशिप इन प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन ये उत्पादन ढांचे को बताता है तथा साथ ही साथ इसकी सामाजिक अवस्था को भी स्पष्ट करता है। जैसे कि उत्पादन क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है या बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह के सारे क्रियाकलाप मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कृषकों में सीमांत व छोटे कृषक अधिक हैं या बड़े कृषक अधिक हैं, तो ये सारी की सारी बातें आएंगी मोड ऑफ प्रोडक्शन में। उसके बाद इन्होंने उत्पादन में संबंध के बारे में बताया। तो ये संसाधनों के स्वामित्व का ढांचा उत्पन्न करता है या इस ढांचे के बारे में बताता है कि संसाधनों का स्वामित्व किसके पास है, ठीक है। तो कुल मिला के सामाजिक समता को बताता है और समाज में यदि सामाजिक समता नहीं है तो समाज में 2 वर्गों का उदय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समाज 2 वर्गों में बंट जाता है और यहीं से फिर शुरुआत होती है मार्क्स के सिद्धांत की। तो जब 2 वर्गों में बटेगा तो इसमें एक वर्ग रहेगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा रहेगा सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग यानी कि जिनके पास संसाधनों का स्वामित्व होता है, ठीक है, और सर्वहारा वर्ग यानी जिनके पास संसाधनों का स्वामित्व नहीं है यानी उन्हें मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के मुख्य रूप से 2 निर्धारक तत्व होते हैं। पहला
श्रम होगा और दूसरा क्या होगा, उत्पादन प्रक्रिया में इसको प्रदत्त स्थान क्या है या किस जगह पे है। ठीक है, तो मार्क्स ने श्रम को प्राथमिकता तथा प्रथम वरीयता प्रदान किया और मार्क्स ने श्रम को सर्वोच्चता प्रदान की। यहां तक कि मार्क्स का पूरा थ्योरी श्रम, श्रमिक, अतिरेक श्रम, इन्हीं सारी बातों पे केंद्रित है। मार्क्स ने बताया कि श्रम सुप्रीम है और इसे प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि मजदूरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, श्रमिक से ही ये समाज चल रहा है। तो पूरे के पूरे अपने सिद्धांत में इन्होंने श्रमिक, श्रम, इन सबको एक विशेष स्थान प्रदान किया। उसके बाद फिर प्रोडक्शन या उत्पादन के लिए मार्क्स जो है पूंजी या तकनीकी को दूसरा स्थान देते हैं। और ये बताया इन्होंने कि ये जो है पूंजी, ये श्रम का साधन है जिससे कि वह उत्पादन करता है। उसके बाद फिर मार्क्स अपने विश्लेषण में कृषि को महत्व तो नहीं देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अर्थव्यवस्था को भी दो भागों में नहीं बांटा। उसके बाद इन्होंने लगान को भी लाभ का ही रूप माना और वह पूंजीपति के लाभ में ही शामिल रहता है। तो इस प्रकार इन्होंने लगान और लाभ में स्पष्ट भेद नहीं किया। ठीक है, इन्होंने लगान लाभ सबको एक ही माना। उसके बाद मार्क्स ने माना कि श्रम के औद्योगिक क्रियाकलाप में या आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पे श्रमिक को जो मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है, श्रमिक जो होगा उससे कहीं अधिक उत्पादन करता है। कारण यह है कि श्रमिकों को महज जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी दी जाती है और श्रमिक जो होंगे वो उससे कहीं अधिक योगदान देते हैं। तो यहीं से फिर जो है स्थिति खराब होनी शुरू होती है कि जब श्रमिक अपने मजदूरी से अधिक योगदान देगा तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं सारी बातों का मार्क्स ने विरोध किया। मार्क्स ने यह भी बताया था कि प्रायः जो है श्रमिकों को मान लीजिए मजदूरी दी जाती है 8 घंटे की, तो उनसे काम कराया जाता है 10 से 12 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने और आगे चलिए देखते हैं। तो श्रम द्वारा किए गए उत्पादन और श्रमिक को प्राप्त होने वाली मजदूरी के बीच का जो अंतर होगा, इसे मार्क्स ने अतिरेक मूल्य कहा था, सरप्लस वैल्यू कहा था। और सरप्लस वैल्यू के लिए एक फार्मूला बता दिया, S = E - W। यहाँ पे जो यस है ये हो गया अतिरेक मूल्य, ई हो गया श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तु का मूल्य और W हो गया मजदूरी। ठीक है, तो आगे फिर मार्क्स ने बताया था कि इस तरह से जो ये अतिरेक मूल्य है ये पूंजीपति की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाता जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिकों का लगातार शोषण करता रहता है। मजदूरी अगर उनको 8 घंटे की देगा तो उनसे काम कराएगा 10 से 12 घंटे। तो इस तरह से जो ये अतिरेक मूल्य मिलता जाता है, इससे पूंजीपति वर्ग लगातार आगे बढ़ता चला जाता है और समाज में श्रमिकों की स्थिति लगातार खराब होती जाती है। और फिर यह भी बताया इन्होंने कि जो अतिरेक मूल्य होगा, अतिरेक मूल्य का सृजन केवल श्रम ही कर सकता है। मार्क्स ने इसे चुराया गया श्रम का। इन्होंने बताया कि यह पूंजीपतियों द्वारा चुराया गया, चोरी किया हुआ श्रम होता है कि मजदूर वर्ग को आप मजदूरी दे रहे हो 8 घंटे का और उनसे काम ले रहे हो 10 से 12 घंटे का, तो इसको उन्होंने चोरी किया हुआ श्रम कहा। और यही अतिरेक मूल्य ही पूंजी संचय व पूंजी निर्माण का कार्य करता है। यही जो सरप्लस वैल्यू होगी, अतिरेक मूल्य होगा, यही पूंजी संचय का कार्य करेगा। यहाँ से फिर पूंजी निर्माण लगातार होता जाएगा, पूंजी लगातार बढ़ती जाएगी। फिर इससे क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग को लगातार लाभ होता जाएगा। तो पूंजी निर्माण एक रूपांतरित श्रम है। मार्क्स ने क्या बता दिया कि जो पूंजी निर्माण है वास्तव में यह श्रम का ही एक रूपांतरण है, क्योंकि श्रम के द्वारा ही इसका उदय हो रहा है, इसका सृजन हो रहा है। उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन में पूंजी निर्माण व पूंजी संचय परिवर्तन लाते हैं, जिससे कि उत्पादन के पैमाने और प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जब पूंजी निर्माण होगा, पूंजी संचय होगा, तो इससे उत्पादन के पैमाने, प्रौद्योगिकी, इन सब में भी परिवर्तन आएगा। तो इन सारे परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, फिर रिलेशनशिप इन प्रोडक्शन में भी परिवर्तन आएगा। तो फिर इससे आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिलेशनशिप इन प्रोडक्शन है,
इन दोनों में विरोध प्रारंभ हो जाएगा और यही पूंजीवाद की पूर्वावस्था कही जाती है। फिर यहां से क्या होगी, यहां से पूंजी की प्रधानता बढ़ने लगेगी और उत्पादन प्रणाली जो होगी ये पूंजी प्रधान होती जाएगी। तो उत्पादक क्या करेंगे, फिर उत्पादक अपना लाभ बढ़ाने के लिए अन्य उद्यमियों को हानि पहुंचाकर भी लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे और इसमें तकनीकी विकास सहायक होता है। तो इस प्रतियोगिता में जो सफल होगा वह और बड़ा पूंजीपति बनता जाएगा और जो असफल होगा वह सर्वहारा वर्ग में शामिल होने लगेगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार उद्योगों के लिए श्रम का आकार या बेरोजगार श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगती है और ये जो संख्या बढ़ेगी श्रमिकों की यानी बेरोजगार श्रमिकों की, इसी बेरोजगार श्रमिकों की संख्या को मार्क्स ने कहा था औद्योगिक रिजर्व सेना, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। ठीक है, और आगे चल के यही इंडस्ट्रियल आर्मी फिर विद्रोह करेगी, विस्फोट करेगी, जहां से कि पूंजीवाद का पतन होगा। तो इसी के कारण मजदूरी दर बढ़ती नहीं है बल्कि स्थिर बनी रहती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया। जो औद्योगिक रिजर्व सेना है और इस प्रकार की बढ़ती हुई जनसाधारण की विपत्ति का नियम, ये पूंजीवाद के अंतर्गत एक रेखाचित्र के माध्यम से आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे एक्स अक्ष पे लिया गया है लेबर यानी श्रम को, वाई अक्ष पे लिया गया है मजदूरी की दर को। ठीक है, ये डिमांड है और ये है सप्लाई। अभी इसमें आप देख रहे हो ये जो यहां से लेकर के यहां तक का गैप है यही है औद्योगिक रिजर्व सेना। तो अच्छा, ये जो डिमांड सप्लाई है ये है श्रमिकों की। ठीक है, श्रमिकों की मांग कितनी है, श्रमिकों की पूर्ति कितनी है प्रारंभिक स्थिति में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो सारी चीज़ों को चलिए और अच्छे से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें बता ही दिया कि एक्स अक्ष पे मजदूरी को लिया गया है और एक्स अक्ष पे श्रम को लिया गया है और वाई अक्ष पे मजदूरी दर को लिया गया है। डी डी जो है यहाँ पे ये श्रम का मांग वक्र है और एस एस श्रम का आपूर्ति वक्र है। जो ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू मजदूरी दर पे औद्योगिक रिजर्व सेना में कितनी वृद्धि हो रही, जो यहाँ से यहाँ तक की है, तो औद्योगिक रिजर्व सेना में देखिए वृद्धि हो रही है आर ए इक्वल टू एल एल वन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है औद्योगिक रिजर्व सेना में वृद्धि हो रही है, या फिर ये बोलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्रम का पूर्ति वक्र श्रम के मांग वक्र से अधिक है और जब औद्योगिक रिजर्व सेना बढ़ती है तो फिर क्या करेगा, पूंजीपति श्रम बचतकारी मशीनों को लगाना शुरू कर देगा। यहाँ पे फिर मजदूरी दर को कम करके न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर OM पे लाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वे अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त कर सकें। मजदूरी जो अभी तक OW के बराबर थी इसको कम करके OM के बराबर लाया गया। किस लिए, ताकि पूंजीपति वर्ग को अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होने लगे। ठीक है, ताकि पूंजीपति को अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होने लगे। लेकिन जब पूंजीपति श्रमिकों के स्थान पे मशीनों का हस्तांतरण करते हैं तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का वध करते हैं और अतिरिक्त मूल्य लगातार घटता चला जाता है। तो इस प्रकार से पूंजीपतियों का ये सोचना या पूंजीपतियों का ये कदम उनके लिए खुद हानि साबित होता है, खुद हानिकारक साबित होता है। तो ये इस तरह से पूंजीवाद फिर विनष्ट होने लगता है और यही पूरा का पूरा प्रोसेस बताया मार्क्स ने कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होती है। तो यहाँ पे मार्क्स से संबंधित जो भी पॉइंट थे, जो भी बातें थी, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और क्वेश्चन जो है मार्क्स के सिद्धांत से या मार्क्स के ग्रोथ मॉडल से इसी तरह के आते हैं। तो आज की जो क्लास होती है आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है कि शॉर्ट में जितनी भी बातें मार्क्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसे जरूर कर पाओगे। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म की जाती है।